अगर मैं इस r के साथ साइन थीटा को लिखूं तो मैं लिखूंगा एम वी आर साइन थीटा, r का परपेंडिकुलर कंपोनेंट बन जाएगा। और अगर मैं इस m को एज इट इज रखूं और v को साइन थीटा के साथ लिखूं तो r को एज इट इज रखूं तो v साइन थीटा किसके बराबर बन जाएगा? v परपेंडिकुलर के। तो मर्जी आपकी, चाहे आप मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कराइए r के परपेंडिकुलर कंपोनेंट से, या आप m और r को मल्टीप्लाई कराइए वेलोसिटी के वर्टिकल कंपोनेंट से, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम ज्यादातर 99.9% केसेस के अंदर इस चीज को कंसिडर कर रहे होते हैं। मैंने तरीके दोनों बता दिए। अगर आप r के साथ साइन थीटा लिखते हैं तो ये r का परपेंडिकुलर कंपोनेंट कहलाता है। अगर आप v के साथ साइन थीटा लिखते हैं तो ये v का परपेंडिकुलर कंपोनेंट कहलाएगा। आपको पता है परपेंडिकुलर कंपोनेंट के साथ साइन थीटा का फैक्टर आता है, सही है? तो एम आर वी परपेंडिकुलर या एम वी आर परपेंडिकुलर, दोनों तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। लेकिन हम जो यूज करते हैं 99.9% ये फॉर्मूला देख रहे होते हैं, लेकिन मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया, ठीक? मतलब अगर और समझना है तो मैं ये समझा देता हूँ। सपोज कि अगर ये एक बॉडी है, सही है, इसका मास है m, वेलोसिटी v से मूव कर रही है, तो आपसे कह रहे हैं कि इस पॉइंट के रेस्पेक्ट से इसका एंगुलर मोमेंटम बताइए। तो बेसिकली हम ये कर रहे होते हैं उस पॉइंट से, जिस पॉइंट से इसको देखना है हमें कि ये रोटेट कर रहा है, सपोज ऐसे लीनियर मोमेंटम mv से, तो ये r फिक्स पॉइंट से लेकर यहां तक का फासला r कहलाता है। मैंने इसको डॉटेड से आगे इसलिए बढ़ाया क्योंकि यहाँ पे जो एंगल थीटा होता है, यहाँ पे जो एंगल थीटा होता है वो बेसिकली v और r के दरमियान का एंगल होता है। बेसिकली यहाँ पर जो एंगल थीटा होता है वो v और r के दरमियान का एंगल होता है, ठीक है? तो ये एंगल बन गया थीटा। आप इस एंगल को यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, आप इस एंगल को यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक? एंगल हमेशा हमें कहाँ से कहाँ देखना है? R से F देखना है। एंगल हमेशा हमें कहाँ देखना है? R से F देखना है। जिस तरह टॉर्क में बताया था, तो R से F की तरफ आप अपनी फिंगर को कर्ल करेंगे, थंब की डायरेक्शन क्या हो गई? आउटवर्ड। थंब की डायरेक्शन क्या हो गई? आउटवर्ड। और आउटवर्ड को मैं बता चुका हूं कि हम क्लॉकवाइज बोलते हैं। आउटवर्ड को हम क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज बोलते हैं, सॉरी बेटा मल्टीप्लाई क्या चीज? ये तो मैंने वेक्टर फॉर्म, परपेंडिकुलर फॉर्म में लिखा है इसको। सही है। R से V हमें देखना है, तो राइट हैंड पाम रूल से अगर आप देखें तो R से V आना है, तो ये होगा R से V, दिस, तो इन्वर्ट आ रही है। तो इन्वर्ट को मैंने बताया था कि इन्वर्ट को हम क्या कहते हैं? क्लॉकवाइज बोल रहे होते हैं। मैंने लास्ट क्लास में भी ये बात समझाई थी। R से राइट हैंड पाम रूल, मैंने कहा था पाम ऐसे रखिएगा, लेकिन फिंगर को उस तरफ कर्ल करना है R से V, तो मैं ऐसे तो नहीं कर सकता, लिहाजा मैं ऐसे पाम को रखकर R से V, तो इन्वर्ट। तो इन्वर्ट का मतलब मैंने लास्ट क्लास में बताया था क्लॉकवाइज। इन्वर्ट का मतलब मैंने बताया था क्लॉकवाइज। बेटा एंगल हमेशा R से V देखना है, V टू R नहीं, सही है? R से V देखना है। मैं लेफ्ट हैंड साइड से देख रहा था, सॉरी। राइट हैंड पाम रूल से अगर आप देखें तो R से V, दिस इनवर्ट। तो इनवर्ट को मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि इनवर्ट को हम क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज लेते हैं, और आउटवर्ट को हम क्या लेते हैं? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है? तो ये फॉर्मूले हो गए। और भी अगर एक और फॉर्मूला लिखना चाहूं तो देखें, एक और फॉर्मूला लिख रहा हूं, गौर से देखिएगा। ये v तो मैग्नीट्यूड इसका 1 होगा। देखें इधर क्या लिख रहा हूं, अगर मैं थीटा को 90 कंसिडर करूं तो देखें क्या हो जाएगा? ये एम आर वी एज इट इज एम आर स्क्वायर ओमेगा। v की जगह मैंने v का फॉर्मूला पुट कर दिया, क्योंकि मैंने क्या कहा, हमेशा यहाँ पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले रहे होते हैं। तो अगर मैक्सिमम के लिहाज से बात करें
सही है। अगर हम परपेंडिकुलर के लिहाज से बात करें तो एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो साइन 90 क्या होता है, 1, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। फॉर्मूला MRV बन गया, V इज इक्वल टू R ओमेगा अगर पुट करें तो फॉर्मूला बन जाएगा MR स्क्वायर ओमेगा, MR स्क्वायर ओमेगा। MR स्क्वायर लास्ट क्लास में बता चुका हूं किसके बराबर होता है, इनर्शिया के। तो एक फॉर्मूला एंगुलर मोमेंटम का ये भी होता है, जल्दी से नोट कर लें, जल्दी से नोट कर लें। क्लॉकवाइज वाला बता दें बेटा, बता तो चुका हूं कितनी दफा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज लास्ट क्लास में भी बताया था। R से F जाएंगे, R से V जाएंगे, तो ये R से V तो इनवर्ट, तो ऐसे घूमेगा। तो ऐसे घूमने का मतलब क्लॉकवाइज ऐसे घूमती है ना क्लॉक। और अगर R से V ऐसे देखना है, सपोज के वेलोसिटी ऐसे है आपके पास, तो R से V अगर देखोगे तो आउटवर्ड, अगर ऐसे घूम रहा है तो आउटवर्ड का मतलब हो गया आपके पास क्या, एंटी क्लॉकवाइज। आउटवर्ड का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। फॉर्मूले सारे कॉपी कर लें जरा जल्दी से। और अगर यूनिट की बात कर रहे हैं एंगुलर मोमेंटम की, तो एंगुलर मोमेंटम का यूनिट जो होता है, आर का यूनिट होता है मीटर, मास का यूनिट होता है किलोग्राम, और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। तो आपके पास एंगुलर मोमेंटम का एक यूनिट बनता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर ओवर सेकंड, एक यूनिट ये बनता है। और आप इसी यूनिट को अगर सेकंड से मल्टीप्लाई और डिवाइड कराइए, अगर आप इसी फॉर्मूले को यानी कि इसी यूनिट को सेकंड से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाइए, तो आपके पास यूनिट बनता है इसका जूल सेकंड, जूल सेकंड। यूनिट भी मैंने बता दिया। अगर आप नॉर्मल MRV फॉर्मूले से निकालें, मास आपके पास किलोग्राम, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, आर मीटर के अंदर, तो मीटर से मीटर मल्टीप्लाई हो गया मीटर स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। कॉपी कर लिया हो तो जल्दी से बताइए, कॉपी कर लिया हो तो जल्दी से बताइए, ताकि मिटाऊं तो फिर आगे बढ़ें। ठीक है, चल। अब समझते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। गौर से सुनिएगा बेटा जो बात बता रहा हूं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। पहले मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम समझाता हूं, उसी से एंगुलर मोमेंटम समझाऊंगा। गौर से सुनिएगा, गौर से। न्यूटन का सेकंड लॉ ये कहता है कि F जो है वो ma के बराबर है। न्यूटन का सेकंड लॉ ये कहता है F जो है वो ma के बराबर है। और इसी फॉर्मूले को आप F के लिखते हैं चेंज इन मोमेंटम ओवर चेंज इन टाइम। पढ़ते हैं ना ये डेफिनेशन भी, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। गौर से सुने, मैं बात कर रहा हूं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की। लीनियर मोमेंटम लिख दूं ताकि याद रहे। मैं बात कर रहा हूं अभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या पढ़ते हैं आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में? क्या स्टेटमेंट है बताइए? क्या जीरो? आइसोलेट सिस्टम की बात करते हैं। तो आइसोलेट सिस्टम के लिहाज से आप ये कह सकते हैं कि बॉडी के ऊपर नेट फोर्स जो होगी वो जीरो होगी। आइसोलेट सिस्टम का मतलब क्या हो गया? नेट फोर्स जीरो होगी, होगी ना। अब जरा गौर से सुने, अब जरा गौर से सुने। आइसोलेट सिस्टम का मतलब हो गया कि नेट फोर्स जीरो, फोर्स का मोमेंटम से डायरेक्ट रिलेशन। अगर नेट फोर्स जीरो हो गई तो इसका मतलब हुआ चेंज इन मोमेंटम भी जीरो हो गया। और चेंज इन मोमेंटम जीरो होने का दूसरा मतलब ये होता है बेटा कि इनिशियल और फाइनल बराबर हो गया। क्यों? क्या चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला आप फाइनल माइनस इनिशियल नहीं लिखते? लिखते हैं ना। तो अगर नेट फोर्स जीरो हो जाए तो नेट फोर्स जीरो होने की वजह से चेंज इन मोमेंटम जीरो हो जाएगा। और चेंज इन मोमेंटम जीरो होने का दूसरा मतलब ये होता है कि इनिशियल और फाइनल मोमेंटम बराबर हो गया।
जब भी तो आपके पास फाइनल और माइनस इनिशियल जीरो आएगा तो हो गया ना मोमेंटम कंजर्व। समझ में आई ये बात? एक दूसरे तरीके से समझाया है मैंने, एक दूसरे तरीके से समझाया है, कुछ समझ में आया? यही कहते हैं ना आप कि अगर नेट फोर्स जीरो हो जाए, बेटा अगर नेट फोर्स जीरो हो गई तो फोर्स जीरो होने का मतलब चेंज इन मोमेंटम जीरो, चेंज इन मोमेंटम जीरो होने का मतलब होगा कि फाइनल और इनिशियल बराबर हो गया, जब भी तो माइनस होने के बाद वैल्यू जीरो मिलेगी, और जब इनिशियल और फाइनल मोमेंटम बराबर हो गया तो हो गया ना मोमेंटम कंजर्व्ड। ठीक, क्लियर हो गया? जी, नेट एक्सटर्नल फोर्स। आगे सुने, अब इसी को लिंक करूंगा अब एंगुलर मोमेंटम से, लेकिन एंगुलर मोमेंटम को लिंक करने से पहले टॉर्क का एक फॉर्मूला बता रहा हूं आप लोगों को, गौर से देखिए और सुनिएगा, गौर से देखिए और सुनिएगा। मैंने आपको लास्ट क्लास में टॉर्क का एक फॉर्मूला पढ़ाया था, मैंने आपको लास्ट क्लास में टॉर्क का एक फॉर्मूला पढ़ाया था, ये लिखवाया था मैंने, आई इंटू एल्फा। जी बच्चों, लिखवाया था ये फॉर्मूला। अब जरा आगे सुनिए, अब जरा आगे देखिए, एंगुलर मोमेंटम का मैंने भी क्या फॉर्मूला लिखवाया, आई इंटू ओमेगा लिखवाया, आई इंटू ओमेगा लिखवाया। अगर मैं यहां बोथ साइड टी से डिवाइड करवाऊं, अगर मैं यहां बोथ साइड टी से डिवाइड करवाऊं तो ये हो जाएगा ओमेगा अपॉन टी। तो क्या ओमेगा अपॉन टी अल्फा नहीं बन गया? ओमेगा अपॉन टी अल्फा नहीं बन गया? तो क्या आई इंटू अल्फा को मैं टॉर्क लिख सकता हूं? तो एक और डेफिनेशन बन गई टॉर्क की, लिख लीजिएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड टॉर्क। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड टॉर्क। समझ में आई ये बात? ये मैंने अभी आपको ड्राइव करके दिखाया, मैंने बोथ साइड टी से डिवाइड करवाया, ओमेगा अपॉन टी अल्फा बन गया, आई अल्फा को मैं टॉर्क लिख सकता हूं। तो एक और डेफिनेशन टॉर्क की क्या बनी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। समझ में आई बच्चों बात? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। बेटा ये हुआ हुआ पूरा, ये मैं फॉर्मूला अभी ड्राइव करवा चुका हूं, आई ओमेगा। अगर मैं बोथ साइड टी से डिवाइड करवा दूं तो ये एज इट इज ओमेगा अपॉन टी, सबको पता है, चैप्टर 4 पढ़ चुके हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन होती है, अल्फा से डिनोट कर दिया। तो क्या आई अल्फा को हम टॉर्क नहीं लिख सकते? तो बन गया ना एक और फॉर्मूला टॉर्क का, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड टॉर्क। ठीक, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड टॉर्क। चलिए जी, अब इसी डेफिनेशन से आगे बढ़ूंगा, अब इसी चीज को कंसिडर करते हुए आगे बढ़ूंगा, गौर से सुनिएगा, बोर्ड पर देखें बच्चों, कॉपी कर लीजिएगा फिर उसको। तो टॉर्क की एक डेफिनेशन बन गई, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड टॉर्क। यहां नेट फोर्स को जीरो किया था, जो काम लीनियर में फोर्स का होता है वही काम एंगुलर में टॉर्क का होता है, ये बात लास्ट क्लास में बताई थी मैंने। तो अब देखिए क्या होगा कि अगर नेट टॉर्क जीरो हो जाए तो टॉर्क का डायरेक्ट रिलेशन किससे है? चेंज इन एंगुलर मोमेंटम से। तो एंगुलर मोमेंटम जीरो हो जाएगा, और एंगुलर मोमेंटम जीरो होने का मतलब ये हुआ कि फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम एंगुलर सेम हो गया, तो हो गया एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड। कुछ समझ आया बच्चों? थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करके समझा रहा हूं, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से समझा रहा हूं। बेटा एल अपॉन टी को मैंने कुछ भी नहीं लिखा, एल अपॉन टी एज इट इज है। मैंने आई इंटू एल्फा को टॉर्क लिखा है, क्योंकि टॉर्क का ये फॉर्मूला होता है आई इंटू एल्फा, लास्ट क्लास में पढ़ाया था ये। तो टॉर्क बराबर हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो कुछ समझ में आया? थोड़ा सा डिफरेंट करके समझाइए स्टेटमेंट, यही तो स्टेटमेंट होती है इसकी। इफ द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो, देन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज कंजर्व्ड।
कैसे पता चला? नेट टॉर्क जीरो, नेट टॉर्क जीरो होने का मतलब चेंज इन टॉर्क, सॉरी चेंज इन एंगुलर मोमेंटम जीरो, और चेंज इन एंगुलर मोमेंटम जीरो होने का दूसरा मतलब ये है कि फाइनल और इनिशियल बराबर, और जब फाइनल एंगुलर मोमेंटम और इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बराबर तो इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड। क्लियर? तो अब इसकी स्टेटमेंट भी क्लियर हो गई होगी आप लोगों को कि क्या स्टेटमेंट होती है। सही है? बेटा इससे पहले सिर्फ मैंने एंगुलर मोमेंटम समझाया था बस, ठीक है? तो जो मिस हुआ है वो आप लोग आराम से क्लास के इवनिंग वाली क्लास में, रिवीजन क्लास में देख लीजिएगा। नहीं बेटा नहीं आए हुए, इस चैप्टर से आज तक कोई न्यूमेरिकल आया ही नहीं है। मैंने जब ही कहा था ये चैप्टर बहुत छोटा सा है, सिर्फ थ्योरी है। आज तक इससे कोई सवाल है न्यूमेरिकल आया ही नहीं है अभी तक, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि ये आसान सा चैप्टर है, थ्योरी है। बेटा आई इनर्शिया होता है ना, mr स्क्वायर इनर्शिया है, तो लास्ट क्लास की बात है। चैप्टर 7 की बेटा सिर्फ वर्कशीट होगी, और अगर नहीं हुआ तो फिर वो करवा दूंगा आगे। आगे बढ़ते हैं, चलें। कॉपी कर लिया तो फिर आगे बढ़ें, चलें। सुने आगे गौर से। एक न्यूमेरिकल छोटा सा करवा रहा हूं। एक पर्सन जो है वो एक इस टेबल पे ऐसे, जो कि इससे 360 डिग्री पे रोटेट कर सकता है, इस टेबल के ऊपर खड़ा हुआ है अपने आर्म्स को ओपन करके, उसके हाथ में जो है वो कुछ मासेस भी मौजूद है, सही है? और वो इस तरीके से एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से मूव कर रहा है 2 रेडियन पर सेकंड से, 2 रेडियन पर सेकंड से, और इस कंडीशन में उसका जो इनर्शिया है वो गिवन है 6 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। फिर वो आपसे ये कह रहे हैं कि अब उसने अपने आर्म्स को फोल्ड कर लिया, अब उसने अपने आर्म्स को फोल्ड कर लिया, तो बताइए इस कंडीशन में उसका ओमेगा क्या होगा, जबकि उसका इनर्शिया जो है वो 6 से कम होकर 5 हो गया, 6 से कम होकर 5 हो गया। सही है? तो क्या कह रहा हूं मैं कि एक पर्सन जो है वो एक टेबल पे ऐसे घूम रहा है कि वो टेबल की जो है वो इस पॉइंट से पूरा 360 डिग्री पे रोटेट कर रहा है। तो आपसे कह रहे हैं कि बताइए कि इस कंडीशन में इसका इनर्शिया इतना, ओमेगा इतना है, और इस कंडीशन में जब उसने अपने आर्म्स को फोल्ड कर लिया तो इनर्शिया इतना हो गया, तो ओमेगा क्या होगा? अब देखिए ये एग्जांपल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की। क्यों एंगुलर मोमेंटम की एग्जांपल है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन? क्योंकि यहाँ पे नेट टॉर्क जीरो है। नेट टॉर्क कैसे जीरो है समझ लीजिए इस बात को। दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्योंकि ये जो बोर्ड है वो इस पॉइंट पे फिक्स्ड है, यहाँ से पाइवट है और इस तरीके से घूम रहा है, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया है इसका, दिस इस पॉइंट से। तो इस पर्सन का वेट भी कहाँ एक्ट करेगा? तो ये हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन आर, सही है? और इसी के ऊपर उसकी क्या फोर्स एक्ट करेगी, जो कि उसके वेट के बराबर होगा।
तो क्या मैंने लास्ट क्लास में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को बताया था और कहा भी था कि इसको इंपॉर्टेंट करके नोट करिएगा कि जब फोर्स पैरेलल टू आर आ जाए, जब फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ आर आ जाए तो उस कंडीशन में टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होता है। याद आया ये पॉइंट? याद आया ये पॉइंट? लिखवाया था लास्ट क्लास में, लिखवाया था ना? तो अब समझ में आया कि ये आपके पास एग्जाम्पल किसकी है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की है, क्योंकि यहां पे फोर्स और आर आपके पास एक ही एक्सिस पे एक्ट कर रहे हैं। जी बेटा, जब परपेंडिकुलरली फोर्स लगा रहे होते हैं तो उस कंडीशन में टॉर्क मैक्सिमम होता है। ठीक, तो अब यहां पर आपके पास कंडीशन कौन सी बन गई? कि कंडीशन ये बन गई कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, तो भाई एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला अभी हमने आई ओमेगा पढ़ा। अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है तो हम इस फॉर्मूले को ये भी तो लिख सकते हैं, I1 ओमेगा 1 I2 ओमेगा 2। इस कंडीशन और इस कंडीशन में क्या होगा? सेम हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम। तो पहली कंडीशन में आई है 6, ओमेगा है 2। सेकंड कंडीशन में आई है 5, ओमेगा निकालना है, 5 नीचे आके डिवाइड, तो ओमेगा का आंसर क्या हो गया? 12 डिवाइड बाय 5 दैट इज 2.4 रेडियन पर सेकेंड। तो कुछ समझ में आया? हुआ क्या? समझ में आ रहा है कि जब पर्सन अपने इनर्शिया को कम करता है, जब पर्सन अपने इनर्शिया को कम करता है तो इनर्शिया का ओमेगा से इनवर्स रिलेशन बन रहा है। इनर्शिया का ओमेगा से इनवर्स रिलेशन बन रहा है। तो जब इनर्शिया कम करेगा तो ओमेगा उसका इंक्रीज हो जाएगा। कुछ समझ में आया ये? जी बच्चों, क्लियर है ये बात? एक और तरीके से समझाता हूं। कभी आपने डाइवर्स को डाइव करते हुए देखा है? जब वो पूल में डाइव कर रहे होते हैं तो जब वो अपनी बॉडी को घुमा रहे होते हैं तो क्या वो अपनी बॉडी को स्ट्रेट करके घुमाते हैं? कभी भी नहीं घुमाएंगे। वो अपनी बॉडी को कभी भी स्ट्रेट करके नहीं घुमाते, क्योंकि जब वो स्ट्रेट होते हैं तो आर ज्यादा होता है। आर ज्यादा होने का मतलब इनर्शिया ज्यादा। तो जब इनर्शिया ज्यादा होगा तो ओमेगा उस वक्त कम होगा। लेकिन जब वो जंप करते हैं तो वो अपनी बॉडी को क्या कर रहे होते हैं? फोल्ड कर रहे होते हैं। देखा है ना सबने? डाइवर जब जंप कर रहा होता है तो अपनी बॉडी को फोल्ड करता है। वो अपनी बॉडी को फोल्ड करने का मतलब यह है आर को कम कर रहा है। आर कम करने का मतलब इनर्शिया कम हो रहा है, और जब इनर्शिया कम होगा तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। इसलिए वो आसानी से गोल गोल घूमकर नीचे आ रहा होता है। समझ में आया? जी बच्चों, देखा है ना सबने डाइवर्स को? वो गोल गोल किस तरीके से रोटेट कर रहे होते हैं? कैसे कर रहे होते हैं? क्या वो स्ट्रेट होकर रोटेट कर रहे होते हैं? कभी भी नहीं करते स्ट्रेट होकर रोटेट। वो हमेशा अपनी बॉडी को फोल्ड करके रोटेट कर रहे होते हैं। तो वो कर क्या रहे होते हैं बेसिकली? अगर वो स्ट्रेट रोटेट करना चाहें तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि स्ट्रेट होने का मतलब आर ज्यादा, इनर्शिया ज्यादा, ओमेगा कम जनरेट होगा। लेकिन जैसे ही वो अपने बॉडी को फोल्ड करते हैं तो बॉडी को फोल्ड करने का मतलब आर कम, आर कम ओमेगा कम, एम आर स्क्वायर है ना, तो ओमेगा सॉरी आर कम तो इनर्शिया कम, तो इनर्शिया कम का मतलब ओमेगा ज्यादा, इसीलिए वो बासानी घूम पाते हैं। क्लियर है? ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? चलें एक और सवाल पूछ लेता हूं, फिर आगे बढ़ूंगा जल्दी से जरा। सपोज कि अब ये पहली कंडीशन है, ये वाली कह रहे हैं कि जब वो अपने आर्म्स को फोल्ड करा हुआ है उसने, तो उस वक्त जो है वो उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के है, ये फर्स्ट कंडीशन है कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के है और इस वक्त इसका इनर्शिया जो है वो आई है।
कह रहे हैं फिर उसने अपने आर्म्स को ओपन कर लिया। जब उसने अपने आर्म्स को ओपन करा तो कह रहे हैं उसका इनर्शिया जो है वो पहले से ट्वाइस हो गया। तो बताइए अब उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? तो बताइए उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? बेटा टॉर्क जीरो वाला पॉइंट बताया तो अभी मैंने, ये रहा ना एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहां से यूं घूम रहा है ना, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन बना। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो इसका वेट भी कहां एक्ट करेगा? पर्सन का, डाउनवर्ड। तो आर और एफ, अगर आपके पास, अगर आर और एफ इन द डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में आ जाएं, तो मैंने बताई तो थी ये बात लास्ट क्लास में कि अगर आर और एफ आपके पास पैरेलल हो जाएं तो उस कंडीशन में होगा क्या? टॉर्क प्रोड्यूस ही नहीं होता है, तो नेट टॉर्क जीरो। जी बच्चों, क्या आंसर कह रहे हैं आप लोग? ट्वाइस कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं हाफ। राइट आंसर इज हाफ। कैसे हाफ? अब पहले तो आपको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव करना चाहिए था। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एज इट इज, एम एज इट इज, इसको अगर हम पुट करें तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो ये होता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो इसका मतलब पहली कंडीशन जब ये है तो उस वक्त के की वैल्यू है ये, उस वक्त इनर्शिया आई है। अब क्या कह रहे हैं इस कंडीशन में? देखिए, सपोज के इस कंडीशन में के हो गया के डैश, हाफ कांस्टेंट, इनर्शिया, वो रहा फॉर्मूला उसको लिख रहा हूं, इनर्शिया आई डैश कितना हो गया? 2i। तो भाई जब इनर्शिया ट्वाइस होगा तो ओमेगा भी तो हाफ होगा या नहीं? जी बच्चों, ये पॉइंट समझ में आया? क्यों? क्या इस कंडीशन में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं हो रहा? तो क्या एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आई ओमेगा अगर है, तो अगर ओमेगा ट्वाइस हो रहा है, सॉरी, अगर इनर्शिया ट्वाइस हो रहा है तो ओमेगा हाफ नहीं होगा, जब भी तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व्ड। जी बच्चों, ये पॉइंट समझ में आया? क्या इस कंडीशन में टॉर्क और आर आपके पास एक ही डायरेक्शन में नहीं आ गए? तो जब टॉर्क और आर एक ही डायरेक्शन में आ जाएं तो नेट टॉर्क जीरो, और नेट टॉर्क जीरो का मतलब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड, और एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड होने का मतलब अगर आई डबल हो रहा है, इनर्शिया ट्वाइस हो रहा है, तो ओमेगा हाफ होगा, जब भी तो वो एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। तो इसलिए जब इनर्शिया ट्वाइस हुआ, जब इनर्शिया ट्वाइस हुआ तो ओमेगा को मैंने क्या लिखा? हाफ, इस फॉर्मूले से इनर्शिया ट्वाइस ओमेगा हाफ। तो क्या बना आंसर? 2 से 2 कैंसिल, बल्कि इस 2 को छोड़ दें, कैंसिल नहीं कराएं, वजह बता रहा हूं, वजह बता रहा हूं। ये हाफ एज इट इज, 2i एज इट इज, ये हो गया ओमेगा स्क्वायर ओवर 4, 2 से 4 कैंसिल, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के हो गया, तो डिवाइड में 2 बचा, आंसर क्या आ गया? के अपॉन 2। कुछ समझ में आया बच्चों? कुछ समझ में आया बच्चों? अगर आप कहें कि सर इस फॉर्मूले से तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर आई ट्वाइस हो रहा है तो के ट्वाइस हो जाएगा। बेटा ये रिलेशन डायरेक्ट का जब देखते हैं जब ओमेगा कांस्टेंट होगा। के और आई का रिलेशन डायरेक्ट उस कंडीशन में बनेगा जब ओमेगा कांस्टेंट होगा। अगर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है तो ये दो चीजें थोड़ी कांस्टेंट रह जाएंगी, इनमें वेरिएशन आएगी जब भी तो वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। अगर एक चीज डबल हो रही है तो दूसरी हाफ होगी, जब भी तो वो इस चीज को कांस्टेंट मेंटेन रखेगी। के का रिलेशन आई के साथ आप कहें सर डायरेक्ट था, आई ट्वाइस हो रहा था के ट्वाइस हो जाता, ऐसा थोड़ी होगा। आई ट्वाइस हो रहा था और के ट्वाइस उस वक्त होता जब कहते कि ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट थोड़ी है सवाल में। क्लियर हुआ? बेटा v की जगह आर ओमेगा पुट किया है,
v की जगह आर ओमेगा पुट किया है तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आया, तो एम आर स्क्वायर तो इनर्शिया होता है ना। हमें इस बात को याद नहीं रखना है एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है, ये बात आपको डायग्राम देखकर समझ में आ रही है कि फोर्स और आर एक दूसरे को पैरेलल हैं, तो टॉर्क जीरो, नेट टॉर्क जीरो का मतलब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड। इसलिए आई और ओमेगा कभी भी आपके पास कांस्टेंट नहीं होंगे। सही है बेटा। के बाय 4 कैसे आ गया? 2 से 4 कैंसिल तो हाफ बचा ना, तो हाफ ओवर हाफ को मल्टीप्लाई करके 4 थोड़ी लिखेंगे। ये हाफ और आई ओमेगा स्क्वायर ये पूरी चीज के बन रही है, तो फॉर्मूले के अंदर ऑलरेडी हाफ मौजूद है, तो इस हाफ को तो भूल जाएं आप, इस हाफ को भूल जाएं, आई को भूल जाएं, ओमेगा स्क्वायर को भूल जाएं, ये पूरी चीज के बनी, तो एक 2 बचा ना सिर्फ। आंसर क्या आएगा? k/2। ठीक है। ओमेगा को 2 से डिवाइड क्यों किया? बेटा चौथी दफा बता रहा हूं ये बात। अभी तो समझाया कि आई और ओमेगा अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है, तो अगर आई ट्वाइस हो रहा है तो ओमेगा हाफ लेंगे ना, जब भी तो आई ओमेगा दोबारा आएगा कंजर्व्ड होने के लिए। आई ट्वाइस हो रहा है तो ओमेगा हाफ होगा, जब भी तो ये कैंसिल होने के बाद एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड होगा, तो यहां एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है। हो गई क्लियर बात? जब तक नेट टॉर्क जीरो नहीं होगा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं होता। इस कंडीशन में हो रहा है, इसलिए हमने ये कंडीशन ली है। ठीक है, चलें जी आगे बढ़ते हैं। जो डेफिनेशन रह गई है छोटी छोटी सी जल्दी से सुन लीजिए। लिखने का काम नहीं, लिखने का काम डेफिनेशन का वो सारा आप लोगों को मिल जाएगा। इक्विलिब्रियम क्या कहते हैं आप? इक्विलिब्रियम को, इक्विलिब्रियम को आप इस तरह डिफाइन करते हैं कि आपके पास अगर बॉडी क्या हो, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो। यही कहते हैं ना आप कि अगर बॉडी के ऊपर लगने वाली नेट फोर्स क्या हो? जीरो हो। तो इस कंडीशन में बॉडी किस में रहती है? इक्विलिब्रियम में रहती है। नेट फोर्स जीरो हो तो बॉडी किस में रहती है? इक्विलिब्रियम में रहती है। इक्विलिब्रियम के लिए याद रखिएगा, इक्विलिब्रियम के लिए याद रखिएगा, बॉडी कभी भी एक्सेलरेट नहीं करेगी, बॉडी कभी भी एक्सेलरेट नहीं करेगी। अभी मैं एग्जांपल से भी समझा देता हूं। अगर कंप्लीट इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो ना आपके पास जब अल्फा जीरो होगा, सॉरी एक्सेलरेशन जीरो होगी, तो अल्फा भी जीरो होगा। कंप्लीट इक्विलिब्रियम को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? कंप्लीट इक्विलिब्रियम के बारे में हम ये कहते हैं कि बॉडी के ऊपर लगने वाली तमाम की तमाम फोर्सेस, नेट फोर्सेस क्या हो? जीरो हो। अगर बॉडी के ऊपर लगने वाली तमाम फोर्सेस जीरो होंगी, सही, और बॉडी की एक्सेलरेशन भी जीरो हो, अब वो चाहे एंगुलर एक्सेलरेशन हो, चाहे वो लीनियर एक्सेलरेशन हो या टेंजेंशियल हो। जैसे कि अगर ये बॉडी एक प्लेस है, सही है, रेस्ट की हालत में मौजूद है, अभी भी इसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। कौन कौन सी? एक उसका वेट एक्टिंग डाउनवर्ड और एक रिएक्शन ऑफ सरफेस एक्टिंग अपवर्ड। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जब ये कैंसिल आउट कर रहे हैं तो इनके ऊपर लगने वाली नेट फोर्स तो जीरो है और ना बॉडी मूव कर रही है, एक्सेलरेशन भी जीरो। तो ये है इक्विलिब्रियम में। लेकिन ये कौन से इक्विलिब्रियम में? ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। यानी कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम में आप क्या कहते हैं कि बॉडी किस में होगी? रेस्ट में होगी। जब बॉडी रेस्ट में हो और उस वक्त उसके ऊपर लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम जीरो हो, सही, तो वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। लेकिन डायनामिक इक्विलिब्रियम में आप क्या कहते हैं?
डायनेमिक इक्विलिब्रियम में बॉडी के ऊपर नेट फोर्स जीरो होगी, बॉडी की एक्सेलरेशन भी जीरो होगी, लेकिन बॉडी रेस्ट में नहीं होगी, लेकिन बॉडी रेस्ट में नहीं होगी। सही है, बॉडी रेस्ट में नहीं होगी। क्या मतलब हुआ इस बात का, सुन लीजिए। अल्फा क्यों जीरो बेटा, ए इज इक्वल टू आर अल्फा, अगर ए जीरो है तो अल्फा भी जीरो ही आएगा ना, आएगा या नहीं। अगर एंगुलर के लिहाज से भी बात कर लें हम, लीनियर में तो एक्सेलरेशन जीरो हो गई अगर सिंगल डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है, लेकिन अगर बॉडी रोटेट कर रही है, और अगर बॉडी रोटेट करते हुए आपके पास अगर अल्फा अपनी डायरेक्शन, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रही होती है, तो क्या चैप्टर नंबर 8 में भी हमने और 4 में ये नहीं पढ़ा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब होता है ओमेगा कांस्टेंट, और ओमेगा कांस्टेंट होने का दूसरा मतलब ये हो गया कि अल्फा जीरो हो जाएगा। तो अल्फा जीरो होने का मतलब क्या है, सही जी। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल आप पैराट्रूपर की पढ़ते थे मैट्रिक के अंदर, क्या पढ़ते थे, जब पैराट्रूपर ऊपर से नीचे जंप करते हैं तो उनका वेट एक्ट करता है डाउनवर्ड, उनका वेट एक्ट करता है डाउनवर्ड, रिएक्शन ऑफ एयर कहां एक्ट करती है, अपवर्ड। तो वेट और रिएक्शन ऑफ एयर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होते हैं बैलेंस करके। तो जब वो बैलेंस कर लेते हैं तो क्या वो बॉडी हवा में ही रुक जाती है, फिर भी तो वो नीचे मूव कर रही होती है, लेकिन वो जब नीचे मूव कर रही होती है फिर वो अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर देती है, यानी कि अब एक्सेलरेशन क्या हो जाती है, जीरो, यानी कि बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव करना शुरू कर देती है। तो आप इक्विलिब्रियम में ये भी कह सकते हैं कि या तो बॉडी किससे मूव करे, कांस्टेंट स्पीड से, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या हो गया, एक्सेलरेशन जीरो। क्या ऐसा होता है या नहीं, मैट्रिक के अंदर यही एग्जाम्पल पढ़ते हैं ना, पैराट्रूपर जब ऊपर से जंप करते हैं तो उनका वेट एक्ट करता है डाउनवर्ड, रिएक्शन ऑफ एयर एक्ट करता है अपवर्ड, और जब वेट और रिएक्शन ऑफ एयर एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तो वो हवा में ही नहीं रहते, वो फिर भी नीचे आ रहे होते हैं, लेकिन फिर वो नीचे आना शुरू करते हैं कांस्टेंट स्पीड से। तो कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या हो गया, एक्सेलरेशन जीरो, लेकिन अब बॉडी रेस्ट में नहीं है, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। जी बिल्कुल, मैं अभी यही पॉइंट बताने वाला था, 2 4 5 7। मैंने आप लोगों को स्टोक्स लॉ पढ़ाया था, स्टोक्स लॉ याद आ रहा है। मैंने आपको एक स्फेरिकल वाटर ड्रॉप की एग्जांपल दी थी कि जब वो ऊपर से नीचे आ रहा होता है तो कंटिन्यूअसली अपनी वेलोसिटी को गेन करता रहता है, फिर एक वक्त ऐसा आता है कि विस्कस ड्रैग फोर्स बराबर हो जाती है वेट के। तो जब विस्कस ड्रैग फोर्स वेट के बराबर हो जाती है, कुछ याद आया, तो उस कंडीशन में होता क्या है, वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं, बैलेंस करके कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो बॉडी के बाद टर्मिनल वेलोसिटी आ जाती है। तो जब बॉडी के बाद टर्मिनल वेलोसिटी आ जाती है तो मैंने वहां नीचे एक जुमला लिखवाया था, एक्सेलरेशन टर्मिनेट हो जाती है। तो टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब हो गया एक्सेलरेशन जीरो हो गई, और जब एक्सेलरेशन जीरो तो टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब अब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे मूव कर रहा होता है। कुछ याद आया, तो टर्मिनल वेलोसिटी का भी मतलब क्या हो गया, एक्सेलरेशन जीरो, और एक्सेलरेशन जीरो का मतलब हो गया बॉडी इक्विलिब्रियम में आ गई। क्लियर बच्चों, ये सारी मैट्रिक की बातें हैं, कुछ भी इसमें नया नहीं है, ये सब मैट्रिक में आप पढ़ के आ चुके हैं, सिर्फ हलवा हलवा है और कुछ भी नहीं है। आगे सुन लें, स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। कितनी स्टेट्स होती हैं इक्विलिब्रियम की, जी 2 स्टेट्स होती हैं बेटा, 3 होती हैं ना, स्टेट्स भी भूल गए, मैट्रिक में आता था ये टॉपिक। 3 स्टेट्स होती हैं बेटा, ये भी याद नहीं है कि इक्विलिब्रियम की स्टेट्स क्या होती हैं, मैट्रिक में भी पढ़ा है। एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, एक होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। 2 तरीके से डिफाइन करते हैं हम इनको, 2 तरीकों से डिफाइन करते हैं।
बेटा कंडीशन 2 होती हैं, स्टेट्स 3 होती हैं। कंडीशन 2 होती हैं। स्टेबल क्या है? 2 तरीके से डिफाइन करते हैं इसको, दोनों तरीके से डिफाइन करूंगा, सुने गौर से। एक तरीका, सपोज के एक बुक यहां पे रखी हुई है, सही है। पहले इसको समझाने से पहले एक पॉइंट समझा रहा हूं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, ताकि आगे बढ़े हम। सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस पॉइंट को बोलते हैं जहां पे बॉडी का होल वेट लाई करता है। सही है। वो पॉइंट जहां पे बॉडी का होल वेट लाई करे, उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मुझे ये बात बताइए, क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला पॉइंट जो होगा वही सेंटर ऑफ मास नहीं होगा? जी होगा, होगा ना भाई, क्यों नहीं होगा? मुझे एक बात बताइए, सपोज के स्फीयर है, स्फीयर की सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर ये सेंटर पे है, आप कह रहे हैं कि हाँ सेंटर पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो होगी, सेंटर ऑफ मास कैसे होगा? तो भाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो है ही वो पॉइंट जहां पे उसका होल वेट लाई कर रहा है। वेट का फॉर्मूला mg, तो g तो कांस्टेंट है 10, g तो 9.8 या 10 कांस्टेंट है। तो जब तक वो पॉइंट ना मिले जहां पे बॉडी का होल मास लाई कर रहा है, आपको होल वेट पता कैसे चलेगा? g कांस्टेंट। तो जब तक आपको वो पॉइंट पता ना चले जहां पे बॉडी का होल मास लाई कर रहा है, तो आप होल वेट कैसे निकालेंगे? तो अगर यहां पर उसकी होल वेट लाई कर रहा है, तो उसका मतलब यही हुआ ना, यही आपके पास क्या है, सेंटर ऑफ मास भी है। क्योंकि यहां होल मास लाई कर रहा है, तो यहां के होल मास से ग्रेविटी को मल्टीप्लाई कराया, जो मास होगा होल, वहीं से होल वेट आ जाएगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास एक ही पॉइंट है यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में। समझ में आई ये बात बच्चों? ठीक है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस पॉइंट को बोलते हैं जहां पे बॉडी का होल वेट लाई करता है, और वहीं पे आपके पास होल मास भी लाई करेगा। अब जरा 2 तरीके से समझा रहा हूं, इसको समझिए जल्दी से। मैट्रिक का टॉपिक है ये भी भाई, मैंने इसको डिस्टर्ब करा, दिस, हमने इसको उठाकर यहां ले आए, फोर्स लगाकर इसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया। लेकिन जैसे ही मैं इस फोर्स को रिमूव करूंगा, बॉडी अपनी ओरिजिनल स्टेट पर वापस आ जाएगी। बॉडी अपनी ओरिजिनल स्टेट पर वापस आ जाएगी। तो एक डेफिनेशन ये बनी कि जब बॉडी अपनी ओरिजिनल स्टेट को रीगेन कर ले आफ्टर बीइंग डिस्टर्ब्ड, सही है, जब बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन कर ले आफ्टर बीइंग डिस्टर्ब, जब उसको डिस्टर्ब करा जाए इक्विलिब्रियम पोजीशन से, लेकिन जैसे ही जब हम उस फोर्स को रिमूव करें तो वो दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन कर ले, ऐसे इक्विलिब्रियम को कहते हैं हम स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये एक डेफिनेशन मैंने पोजीशन के लिहाज से समझाई, क्या कि बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन कर ले आफ्टर बीइंग डिस्टर्ब, तो इसको कहते हैं हम स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब आइए इसी को मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी से समझाता हूं। इसी चीज को आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी से समझते हैं। क्या बॉडी ऐसे प्लेस्ड है, ओरिजिनली अभी इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई कर रही है यहां, हमने इसको डिस्टर्ब कराया, अब इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां हो गई। एक्चुअल में इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां है? सही। तो हम इसको किस तरह डिफाइन करते हैं कि जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां लाई करे, लाइज बिलो द लाइन ऑफ रेफरेंस, इस तरह भी डिफाइन करते हैं जी। कुछ याद आ रही है मैट्रिक, या सब भूले हुए? कुछ मैट्रिक की क्लास याद आई? जी बच्चों, 2 तरीके से मैंने डिफाइन कर दिया इसको, एक पोजीशन के रिस्पेक्ट से,
कि अगर बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन को वापस रीगेन कर ले जब भी वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में, या जब उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां लाई कर रही हो, बिलो द लाइन ऑफ रेफरेंस, यानी कि हमने एक्चुअल में यहां थी, हमने उसको मूव करवाया, तो एक्चुअल कहां है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बिलो द लाइन ऑफ रेफरेंस, तो इस कंडीशन में वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में। सही। अनस्टेबल की अगर बात करें तो सबसे सिंपल एग्जांपल हम ये पेंसिल की समझते थे। सपोज कि वर्टिकली पेंसिल प्लेस्ड है, अगर मैं इसको मूव करवाऊं, मैंने इसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करा, यहां ले आया, अब जैसे ही मैं इस फोर्स को हटाऊंगा तो क्या यहां से यहां आ जाएगी, दोबारा नहीं आ पाएगी ना। तो क्या हुआ, तो इसको किस तरह डिफाइन करेंगे पोजीशन से, कि जब बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन ना कर पाए आफ्टर बीइंग डिस्टर्ब, अगर हम उसको डिस्टर्ब करें और वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को दोबारा रीगेन ना कर पाए, ऐसे इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये मैंने इसके लिहाज से समझा दी, पोजीशन के लिहाज से, कि जब बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन ना कर पाए आफ्टर बीइंग डिस्टर्ब, तो इस कंडीशन में वो है अनस्टेबल। अब आइए समझ लेते हैं इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। ये रहा इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट। अब जब मैं इसको नीचे ले आया तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले से अब क्या हो जाएगी, नीचे। तो अब मैं क्या कहूंगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज आपके पास बिलो, एक्चुअल वाली बिलो थी, यहां पर कहां है एक्चुअल वाली, अब क्लियर है। याद कुछ भी नहीं आ रहा, समझ सब आ रहा है, चलिए चलिए, ये भी अच्छी बात है। जी आ सकती है बेटा, स्प्रिंग भी आ सकती है स्टेबल में, ठीक है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज एक्चुअल में कहां है, अबव। न्यूट्रल, न्यूट्रल में हम ये कहते हैं कि बॉडी न्यू पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेती है, न्यू पोजीशन पे कंटिन्यूअसली आ जाएगी, लेकिन उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहां थी वही रहेगी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्या मतलब, ये बॉल है, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां सेंटर पे लाई कर रही है, जितनी हाइट पर अभी है, जो भी हाइट है एक्स वाई जी, यहां से फोर्स लगाई, ये बॉल यहां से रोल होते 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 यहां आ गई, नई पोजीशन ऑक्यूपाई कर ली, तो न्यू पोजीशन आ गई बॉडी की। लेकिन यहां आने के बाद भी क्या उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे कोई फर्क पड़ा, वो जितनी हाइट पे थी अभी भी उतनी हाइट पर है। तो यही है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, कि जिसमें बॉडी न्यू पोजीशन भी ऑक्यूपाई कर ले, प्लस उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर कोई फर्क ना पड़े, वो जितनी हाइट पर थी, जिस पोजीशन पे थी, उसी पोजीशन पे रहती है। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को आप कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है बेटा, आप एक्सिस ऑफ रोटेशन भी इसको कंसिडर करके कह सकते हैं, इससे यूं घूम सकता है, ये इससे यूं घूम सकता है, इस तरीके से आप इस तरह भी समझ सकते हैं। क्लियर हो गया यहां तक? जी जी, अनस्टेबल न्यू पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा है, लेकिन अनस्टेबल में हो क्या रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे तो फर्क पड़ रहा है ना, लेकिन यहां पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही तो मैंने कहा कि न्यू पोजीशन ऑक्यूपाई तो कर रहा है, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं कर रहा। जी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो डिफरेंट बॉडीज की डिफरेंट होती है, वो मैं बताऊंगा शेप ड्रॉ करके, जो ज्योमेट्रिकल शेप्स होते हैं कुछ, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी में नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा आप लोगों को कहां लाई करेगी। न्यूट्रल में बेटा बॉडी न्यू पोजीशन ऑक्यूपाई करती है, लेकिन उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जिस पॉइंट पे होती है उसी पॉइंट पर रहती है। जी बेटा, एनईटी के टेस्ट में कैलकुलेटर अलाउ है,
मैं पहले भी ये बात बता चुका हूं, और साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ होता है। ठीक है बच्चों, फिलहाल यहां तक रख रहा हूं, सर भी आए हुए हैं, थोड़ा सा क्लास का टाइम भी ऊपर हो गया है।